जय श्री श्याम। कैसे हो सभी स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज फिर हम एक नई क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। हमने पिछली क्लासों में या पिछले जो वीडियो थे उनमें हमने बात करी थी कि वर्गीकरण का जो आधार था, 7-8 जो कैरेक्टर थे, लक्षण थे, उनको आधार मानकर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। उसके बारे में हमने कई क्लासों में बता दिया। आज हम उसके बारे में केवल थोड़ा सा मोटे तौर पर हम देखेंगे। जैसे पहला जो कैरेक्टर था वो था कोशिका की संख्या, उसके आधार पर जंतुओं को बांट दिया। उसके बाद थी संगठन की कोटि, ये हमने बात कर ली। फिर था सीलोम, सीलोम की उत्पत्ति या सीलोम का डेवलपमेंट, परिवर्धन, हमने बात कर ली। सममिति के आधार पर भी हमने गोली, अरीय और द्विपार्श्व या एसेमेट जो प्राणी थे उनकी हमने बात कर ली एक नई क्लास में। और उसके अलावा सेगमेंटेशन, खंडीभवन वैसे वर्गीकरण का मुख्य आधार नहीं था, लेकिन उसके आधार पर भी प्राणियों को डिवाइडेशन किया, अखंडित और खंडित, खंडित में भी सतही खंडित और आभासी खंडित। ये हमने सारी बातें कर ली। आज जो हमारी क्लास होने वाली है, ये वर्गीकरण के जो आधार कैरेक्टर लक्षण थे उन्हीं से संबंधित एक लक्षण है अपना भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोगेनी। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोगेनी। देखिए, जब प्राणी का निर्माण होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो बनता है, तब जाइगोट बनने की प्रक्रिया, विदलन का प्रकार, जाइगोट के बाद में जो क्लीवेज के बाद में गेस्टुलेशन का प्रकार, मुख्य का निर्माण, एनस का निर्माण, इसके साथ साथ ही जनन स्तर कितने हैं, कितने जनन स्तर नहीं हैं। कुछ प्राणियों में जनन स्तरों की संख्या 2 होती है, कई प्राणियों में जनन स्तर की संख्या 3 होती है। तो ये सारे कैरेक्टर भी, ये सारे लक्षण भी, या इन सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया गया। कई प्राणी जो थे उनमें जनन स्तर की संख्या 2, कई प्राणियों में जनन स्तर की संख्या 3। तो इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। तो भ्रूण उद्भव में सबसे पहले बात आती है जनन स्तर की। भ्रूण का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसके आधार पर भी प्राणियों को अलग अलग संघों में स्थान मिला है, जिसमें सबसे पहले बात करें जनन स्तर की। जनन स्तर में देखिए, पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, थोड़ी सी पिछली क्लासों में। जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक का, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ी। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में विदलन की क्रियाएं प्रारंभ होती है। विदलन एक प्रकार से समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन और विदलन में, समसूत्री विभाजन में भी बनने वाली अंतर इतना ही है कि विदलन के दौरान बनने वाली जो कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं, और समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। समसूत्री विभाजन हो चाहे विदलन हो, दोनों में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो सेम रहती है। इनमें कोशिकाओं, विदलन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं का आकार घटता जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विदलन के बाद में बनने वाली जो संरचना है वो ब्लास्टुला कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ब्लास्टुला कहलाती है। ठीक है, ब्लास्टुला में के बाद में ब्लास्टुला जब बन जाता है तो गेस्टुलेशन की क्रियाएं प्रारंभ होती है। ब्लास्टुला जब बन जाता है तो ब्लास्टुला के बाद में गेस्टुलेशन की क्रियाएं प्रारंभ होती है, और गेस्टुलेशन के दौरान 3 जनन स्तर बनते हैं। कितने जनन स्तर बनते हैं बेटा? 3 जनन स्तर। गेस्टुलेशन के दौरान 3 जनन स्तर बनते हैं। अब वो 3 जनन स्तर कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए आप। ये सबसे बाहर की ओर एक स्तर बन गया। ये बाहर की ओर जो स्तर बना, सबसे बाहर एक्टोर, तो इसको बाह्य स्तर भी बोल सकते हैं या इसको एक्टोडर्म बोल सकते हैं।
बीच में जो स्तर बना ये मेसोडर्म कहलाता है, और जो सबसे आंतरिक स्तर बना वो एंडोडर्म कहलाता है। तो कहने की बात ये हो गई बेटा कि गैस्ट्रुलेशन की क्रियाओं के दौरान सामान्यतः ब्लास्टुला में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3। लेकिन कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें मेसोडर्म एब्सेंट रहता है। सामान्यतः कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें मेसोडर्म, पहले 2 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसके बाद में मेसोडर्म बन जाता है। लेकिन कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें मेसोडर्म नहीं बनता, अर्थात उनमें केवल 3 के स्थान पर कितने बेटा 2 जनन स्तरों का निर्माण होता है। कितने जनन स्तरों का? 2 जनन स्तरों का निर्माण होता है, 3 जनन स्तर नहीं बनते। ऐसे प्राणी जिनमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्म स्तर बनता है, जनन स्तर बनता है, वो प्राणी द्विकोरकी कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्राणी कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जिनमें केवल 2 जनन स्तर बनते हैं तो वो प्राणी कहलाते हैं क्या? डिप्लोब्लास्टिक। कौन से एनिमल कहलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इसके साथ कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें 2 नहीं 3 जनन स्तर बनते हैं, 3 जनन स्तर बनते हैं, तो वो प्राणी कहलाते हैं कौन से? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जनन स्तर के आधार पर भी भ्रूणोद्भव में सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था? जनन स्तर। जनन स्तर कितने प्रकार के सामान्य थे? 3। पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनता है, उसके बाद में मेसोडर्म। तो 3 जनन स्तर जब मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, जाइगोट बनता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद में ब्लास्टुलेशन होता है, ब्लास्टुलेशन के बाद में जब जनन स्तर बनते हैं, तो ये 3 जनन स्तर, 3 जनन जो स्तर हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक जो निम्न वर्गीय जंतु हैं, जैसे सिलेंट्रेटा तक के जो प्राणी हैं, उनमें केवल और केवल 2 जनन स्तर बनते हैं, द्विकोरकी कहलाते हैं वो। अर्थात उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनता है, मेसोडर्म का अभाव होता है। लेकिन कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों जनन स्तर बनते हैं, तो वो प्राणी बेटा क्या? उनमें तीनों जनन स्तर बनते हैं, तो वो प्राणी क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा से लेकर उच्च स्तरीय, सिलेंट्रेटा से लेकर, एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेंट्रेटा से उच्च, सिलेंट्रेटा से जो उच्च वर्गीय जंतु हैं, उच्च वर्गीय जो जंतु हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जनन स्तर भी वर्गीकरण का आधार रहा। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे उनको एक कैटेगरी में डाला गया, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे उनको एक कैटेगरी में डाला गया। इसके अलावा बात करें विदलन के प्रकार की, दूसरा पॉइंट विदलन का प्रकार। विदलन किस टाइप का है? विदलन का प्रकार, विदलन युग्मनज में होने वाली वह क्रियाएं जिसके कारण युग्मनज लगातार छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विदलन कहलाती है, क्लीवेज कहलाती है। तो जिस प्रकार जनन स्तर के आधार पर भी हमने एनिमल्स को 2 भागों में बांट दिया, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक उसी प्रकार विदलन के आधार पर भी प्राणियों को 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे एक प्राणी है, जैसे अरीय विदलन। अरीय विदलन की बात करें तो कुछ जो प्राणी हैं, नंबर 1 की बात करें, कई प्राणी ऐसे थे जिनमें कौन सा विदलन देखने को मिला? अरीय विदलन। अरीय विदलन, अरीय विदलन जो प्राणी है वो एक प्रकार से जो अनिर्धारी अंडे हैं, अनिर्धारी अंडे, जैसे मैं अभी आपको एक बताता हूं डायग्राम बना के। ठीक है, तो इनमें बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इन ब्लास्टोमियर्स का भविष्य फिक्स नहीं होता है, बनने वाले ब्लास्टोमियर्स का। जैसे यहाँ इसको ऐसा न बनाकर मान लो कि ये आपके पास जाइगोट था 2n, ये पहले 1 सेल्स 2 सेल्स अर्थात यूं बन गए ये,
ओके, 4 सेल में डिवाइड हो गया। उसके बाद में फिर इनके ऊपर ही सेल्स बन गई, आगे वाले नेक्स्ट विदलन इस प्रकार। तो इस प्रकार का जो विदलन कहलाएगा वो अरी विदलन। बनने वाले जो ब्लास्टोमेयर्स हैं इनका भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होगा, मतलब कि कौन सा ब्लास्टोमेयर आगे चलकर किस अंग का निर्माण करे ये पहले से फिक्स नहीं है। तो अरीय विदलन जो वे अंडे ही दर्शाएंगे जिनमें अनिर्धारी टाइप के जो ब्लास्टोमेयर्स हैं या अनिर्धारी है वो अरीय विदलन दर्शाएंगे। तो अरीय विदलन जो दर्शा रहे हैं वो एक तरफ एनिमल चले गए। दूसरी बात, जो दूसरे एनिमल हैं वो है सर्पिल, दूसरे हैं सर्पिल विदलन। सर्पिल विदलन की बात करें तो इनमें ब्लास्टोमियर्स, बनने वाले ब्लास्टोमियर एक दूसरे के समीप न होकर एक दूसरे के जैसे यहां पर देखो, इनमें तो इस टाइप के थे, इनमें इस टाइप के देखने को मिलेंगे। बनने वाले ब्लास्टोमियर एक दूसरे के समीप न होकर एक दूसरे के तिरछे व्यवस्थित होते हैं। तो जो निर्धारी अंडे होते हैं, निर्धारी जो अंडे होते हैं जिनमें ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से फिक्स होता है, उनमें तो देखने को मिलेगा सर्पिल विदलन, ये निर्धारी अंडों में पाया जाएगा। तो अनिर्धारी जो अंडे होंगे उनमें अरीय विदलन होगा। जो अरीय विदलन दिखाएंगे वो एनिमल दूसरी कैटेगरी में आएंगे। दूसरी बात, जो निर्धारी अंडे हैं जिनमें बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं, विदलन के दौरान बनने वाले जो ये कोरकखंड, ये ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। तो कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें बनने वाले ब्लास्टोमियर का भविष्य पहले से ही फिक्स होता है, अर्थात उन एनिमल्स में अगर कोई ब्लास्टोमियर कट जाए, फट जाए, हट जाए तो वो अंग नहीं बनता, तो वो कहलाते हैं निर्धारी अंडे। तो निर्धारी जो अंडे हैं उनमें सर्पिल विदलन देखने को मिलेगा, और जो अनिर्धारी जो अंडे हैं उनमें किस प्रकार का अरीय विदलन देखने को मिलेगा। तो भ्रूणोद्भव में हमने पहली बात करी जनन स्तर की, तो जनन स्तर के आधार पर भी 2 प्रकार के प्राणी हो गए, और विदलन के आधार पर भी 2। अरीय विदलन जो दर्शाने वाले एनिमल हैं वो एक तरफ, और जो सर्पिल विदलन दर्शाने वाले हैं वो एक तरफ हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करें भ्रूणमुख की उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट बच गया, भ्रूणमुख की उत्पत्ति। इसको मैं मिटा देता हूं। भ्रूणमुख की उत्पत्ति, भ्रूणमुख की उत्पत्ति। अब देखो, जब ब्लास्टुलेशन की क्रियाएं पूरी हुई, गैस्ट्रुलेशन की क्रियाएं पूरी हुई, जनन स्तर बने, तो जनन स्तरों के दौरान जो ये ब्लास्टोमियर्स थे, गैस्ट्रुलेशन की क्रियाओं के दौरान जो ये ब्लास्टोमियर्स थे, इन ब्लास्टोमियर जो तीनों जनन स्तर थे, तो ब्लास्टोमियर्स का एक सिरा अंदर की ओर धंस जाता है इस टाइप से, और जो 3 जनन स्तर थे, बीच में जो सीलोम थी, देह गुहा थी, वो अंदर की ओर धंस जाती है, और यहां पर एक छिद्र का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुलेशन की क्रियाओं के दौरान एक जनन स्तर अंदर की ओर धंसता है, धंसने के कारण एक जनन स्तर समाप्त हो जाता है, और एक जो ब्लास्टोडर्म है वहां पर एक छिद्र बन जाता है, उस छिद्र को बोलते हैं ब्लास्टोपोर, कोरक रंध्र। यही कोरक रंध्र आगे चलकर कुछ प्राणियों में तो, यही कोरक रंध्र आगे चलकर कुछ प्राणियों में तो बेटा माउथ का निर्माण करता है, और कुछ प्राणियों में एनस का निर्माण करता है। समझ में आ गई? ब्लास्टोपोर कैसे बना? ये ब्लास्टुला था, गैस्ट्रुलेशन की क्रियाएं हुई, और गैस्ट्रुलेशन की क्रियाओं के दौरान जो ब्लास्टोमियर की जो ब्लास्टुला की जो ब्लास्टोमियर थे वो एक और धंस गई। एक और धंसने के कारण यहां पर एक छिद्र का निर्माण हो गया, और वो छिद्र कहलाए बेटा ब्लास्टोपोर। अब ये ब्लास्टोपोर ही आगे चलकर जब जनन स्तरों से ऑर्गन्स का निर्माण होगा, अंगों का निर्माण होगा, तो यही ब्लास्टोपोर आगे चलकर कुछ प्राणियों में तो बनाएगा बेटा माउथ, और कुछ प्राणियों में बनाएगा बेटा एनस। जिन प्राणियों में माउथ बनाता है वो तो कहलाते प्रोटोस्टोमिया। जिन प्राणियों में ये ब्लास्टोपोर से
निकलकर प्राणी माउथ का निर्माण करता है, ये ब्लास्टोपोर आगे बढ़कर माउथ का निर्माण करता है, वो तो किस कैटेगरी में आएंगे बेटा, प्रोटोस्टोमिया में। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें इस ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण न होकर किसका निर्माण होगा, एनस का निर्माण, और जिनमें एनस का निर्माण होगा वो प्राणी बेटा किस में आएंगे बेटा, ड्यूटेरोस्टोमिया में। ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इस ब्लास्टोपोर के भविष्य के आधार पर भी प्राणी कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप, एक तो प्रोटोस्टोमिया और दूसरे हो गए कौन से, ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, मतलब निम्न नॉन कोर्डेट्स जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस मान लो, ठीक है। ये जो एनिमल है वो तो किस में आएंगे बेटा, प्रोटोस्टोमिया में। इसके बाद में इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेट्स तक, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेट्स तक जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे किस में आएंगे बेटा, ड्यूटेरोस्टोमिया में, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था भ्रूणोद्भव, मतलब एम्ब्रियोगेनी। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। एम्ब्रियोगेनी जो टॉपिक है, भ्रूण का उद्भव किस प्रकार हुआ होता है, ब्लास्टुला का प्रकार कौन सा है, विदलन का प्रकार कौन सा है, इसके साथ साथ जनन स्तर किस टाइप के हैं या कितने जनन स्तर हैं, इन सबको भी आधार मानकर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था जनन स्तर। जनन स्तर, कई प्राणी ऐसे थे जिनमें केवल 2 ही जनन स्तर थे, तो वो तो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक संघ सिलेंट्रेटा तक के जंतु हैं। कुछ प्राणी ऐसे थे जिनमें जनन स्तर 2 नहीं 3 ही थे, कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो वो जो जंतु कहलाए वो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा वर्ग से ऊंचे जो जंतु हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने बता दिया है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद विदलन के प्रकार, मतलब जो अनिर्धारित अंडे थे, अनिर्धारित जो अंडे थे उनमें आर्य विदलन देखने को मिलेगा, और जो निर्धारित जो अंडे थे उनमें सर्पिल विदलन देखने को मिलेगा। तो विदलन के आधार पर भी एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। फिर उसके बाद आती है भ्रूण मुख्य उत्पत्ति, मतलब भ्रूण में जो मुख बनता है वो कहां से बना, कैसे बना, ब्लास्टोपोर से बना। लेकिन कई प्राणियों में तो ब्लास्टोपोर से मुख नहीं, एनस बना, लेकिन कई प्राणी ऐसे थे जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख बना। जिनमें मुख बना वो प्रोटोस्टोमिया में आ गए, और जिसमें एनस बना वो किस में आ गए बेटा, ड्यूटेरोस्टोमिया में आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब आज हमारी क्लास एम्ब्रियोगेनी से संबंधित हो गई। आज तक हमने जितनी भी क्लासें बनाई उन सभी क्लासों में हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर के जो जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक थे वो लगभग हमने सारे करवा दिए हैं। कल से जो अपनी नई क्लास देखने को मिलेगी वो आएगी क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले अपन लेंगे किसको, 5 किंगडम थ्योरी। और 5 किंगडम थ्योरी में से हम जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए केवल 2 जगतों का उपयोग करते हैं, जिसमें एक तो बात आती है किसकी, प्रोटिस्टा की, और दूसरी बात आती है किसकी, एनिमिलिया की। तो प्रोटिस्टा को लेकर प्रोटोजोआ को स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। बॉटनी के सिलेबस की कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर बॉटनी के 5th सेमेस्टर का सिलेबस नहीं आपने अपलोड किया, तो कल तो शायद मिले ही नहीं मिले, क्योंकि कल तो अपनी नेक्स्ट एक क्लास और है। परसों के दिन आपको इसका पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप आराम से इसके नोट्स बनाएं, इसको पढ़ें। अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो हैं, जो भी नई क्लासें हैं, जो भी नए टॉपिक है, उनकी आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू।